नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फुल एंड फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत। वॉरजोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों पर एनालिसिस होगा और साथ ही रूसी नेवल बेस पर विध्वंसक अटैक को लेकर बड़ी खबरें हैं। लेकिन इस बीच वॉरजोन से आ रही पहली बड़ी खबर देखिए, जहां डोनेट्स्क में एयर रेड अलर्ट को लेकर पहली बड़ी खबर। ज़ेपोरिज़िया में शेल्टर में जाने का आदेश दिया गया है। डोनेट्स्क में एयर रेड अलर्ट और ज़ेपोरिज़िया में शेल्टर में जाने का आदेश। लगातार हो रही बमबारी के बाद ये पहली बड़ी खबर आई। वहीं सुमी, खेरसोन और ओडेसा में धमाके को लेकर दूसरी बड़ी खबर है। क्रिमिया में भी हमले के दौरान ब्लास्ट को लेकर तस्वीरें जारी कर बड़े दावे किए गए कि किस तरीके से आर पार की इस जंग में अब सुमी, खेरसोन और ओडेसा में एक के बाद एक धमाके किए गए। तीसरी बड़ी खबर, जहां लिथुआनिया में रूसी कारों की एंट्री पर बैन को लेकर खबर आई, क्योंकि लातविया में भी अब रूसी कार्स बैन है। इस बीच बड़ी खबर सामने आई कि लातविया के बाद अब लिथुआनिया में भी रूसी गाड़ियों की एंट्री बैन रहेगी। अब ईयू रूस पर जारी रखेगा वीजा प्रतिबंध, जहां वॉर खत्म होने तक कोई छूट नहीं दी जाएगी। तो वॉर के इस हालात में यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक फैसला, जहां रूस पर जारी रखेगा वीजा प्रतिबंध। सुमी में रूस के बड़े हमले को लेकर भी खबर आई, जहां सुमी में 5 धमाके सुने गए। सुमी में हो रहे जोरदार धमाकों के बाद इलाका दहल उठा है और एक के बाद एक 5 धमाकों को लेकर यह बड़ी खबर। आर्मी के नए हथियारों का दम आपके सामने होगा। जम्मू में नॉर्थ टैंक और साथ ही सिंपोजियम 2023 को लेकर ये तस्वीरें भी जारी की गई हैं, क्योंकि यहां देखिए किस तरीके से लगातार हथियारों को लेकर बड़ी खबरें इसके बाद सामने आ रही हैं कि किस तरीके से अब आर्मी के हथियारों की में भी इजाफा हो रहा है और जिस तरीके की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में भी यहां पर ब्रीफिंग दी गई। लेकिन इस बीच ये खास तस्वीरें सामने आई जम्मू से। नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2023 की ये तस्वीरें आपने देखी हैं। लेकिन इस बीच अब बड़ी खबर आ रही है कि किस तरीके से मोरक्को में भूकंप से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। भूकंप से 3000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार बिगड़ते हालात के बीच रेस्क्यू की कोशिश भी की जा रही है। इस बीच मलबे में फंसे लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है और दर्दनाक खबर कि अब तक 3000 लोग इस भूकंप से अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार बिगड़ रहे हालात पर प्रशासन की नजर है, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बिगड़ता जा रहा है। मौत के बाद मोरक्को में भूकंप के बाद 3000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि ज्यादातर लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू का काम युद्ध स्तर पर जारी है। अब लीबिया में बाढ़ से भारी तबाही की तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि बड़ी खबर यह आई कि सिर्फ देरेना शहर में ही 5600 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो 5600 लोगों की मौत, जहां बाढ़ के बाद बिगड़ते हालात की ये तस्वीर देखिए। सब कुछ इस बाढ़ में तहस नहस हो चुका है, घर, गाड़ियां, और इस बीच बाढ़ की चपेट में आए लोग जान गंवाते जा रहे हैं। लेकिन अकेले देरेना शहर में ही 5600 लोगों की मौत की दर्दनाक खबर। और अब 8 बड़ी खबरें आपके सामने एक साथ, जहां देखिए किस तरीके से वॉर जोन से पहली बड़ी खबर सामने आई कि किस तरीके से डोनेट्स्क में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही ज़ेपोरिज़िया में शेल्टर में जाने के आदेश दिए गए। वहीं क्रिमिया में भी हमले के दौरान ब्लास्ट को लेकर खबर आई। इसके साथ ही लातविया को लेकर खबर आई और लिथुआनिया में रूसी गाड़ियों की बैन को लेकर यह खबर। साथ ही यूरोपियन यूनियन की तरफ से वीजा प्रतिबंध का फैसला अब फिलहाल लिया गया है। युद्ध के दौरान लिया गया यह फैसला। और साथ ही सुमी में 5 धमाके बैक टू बैक हुए। इन धमाकों के बाद इलाका दहल उठा है और आर्मी के नए हथियारों का जम्मू में जिस तरीके से दम दिख रहा है उसकी खास तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वहीं मोरक्को में अब फिलहाल बड़ी खबर यह आई कि किस तरीके से भूकंप से 3000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जबकि एक और बड़ी खबर कि किस तरीके से आर्मी के नए हथियारों का यह दम इस पूरी एग्जीबिशन में देखने को मिला। क्रिमिया पर अब तक का यह सबसे बड़ा हमला, जहां भीषण धमाकों के बाद अब क्रिमिया का सेवास्तोपोल भी दहल उठा है। आपको बता दें, सेवास्तोपोल में सुने गए हैं कम से कम 7 धमाके और ब्लैक सी फ्लीट पर रूसी फोर्स के टारगेट को लेकर यह पहली बड़ी खबर। सेवास्तोपोल पर 10 मिसाइल 3 सी ड्रोन से वार हुआ है। एक बार फिर से बता दें, सेवास्तोपोल से सबसे बड़ी खबर है। क्रिमिया पर अब तक का यह सबसे बड़ा हमला, जहां बैक टू बैक कई धमाके हुए। 10 मिसाइल 3 सी ड्रोन से वार किया गया। तो सेवास्तोपोल में रात के वक्त हुए बैक टू बैक ये धमाके, लेकिन हमले के विध्वंसक वीडियो और भी हैं। धमाके का भीषण वीडियो अब सामने आ चुका है। स्थानीय लोगों ने कैमरे में विध्वंस की ये तस्वीरें कैद की है। देखिए, धमाके के बाद आग की भीषण लपटें उठती हुई नजर आई।
दो बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, जहां सेवास्तोपोल में देखिए किस तरीके से एक के बाद एक साथ धमाके हुए और धमाके के बाद उठी ये आग की तस्वीरें आपने देखी। बड़े दावे इन धमाकों के बाद तस्वीरें जारी कर किए जा रहे हैं कि किस तरीके से सेवास्तोपोल धमाकों से दहल उठा है और क्रीमिया के सेवास्तोपोल में जिस तरीके से इन धमाकों को अंजाम दिया गया है, इस बारे में करेंगे चर्चा। लेकिन भीषण धमाके के ये वीडियो सामने आ रहे हैं क्योंकि आसपास के लोगों की तरफ से भी कई तस्वीरें जारी की गई हैं। हालांकि सेवास्तोपोल में रूसी नेवल फैसिलिटी पर अटैक को लेकर भी खबर आई क्योंकि ब्लैक सी फ्लीट के शिपयार्ड बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया गया है। मिसाइल हमले के बाद बिल्डिंग में भीषण आग लगी है। शिपयार्ड के बड़े इलाके में आग से भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से अब सेवास्तोपोल में रूसी नेवल फैसिलिटी पर भी अटैक हुआ है। रूस के 2 शिप को हमले में नुकसान पहुंचा है। आखिर क्यों कह रहे हैं हम कि क्रीमिया पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा हमला है? इंफॉर्मेशन इस बारे में आपके सामने, क्योंकि क्रीमिया पर 10 मिसाइल 3 सी ड्रोन से ये हमले किया गया है और ये तस्वीरें आपके सामने, लेटेस्ट तस्वीरें, और साथ ही जानिए किस तरीके से सी ड्रोन को रास्ते में नष्ट करने का अब दावा भी किया जा रहा है। मिसाइल और सी ड्रोन को नष्ट करने का दावा। क्रीमिया के सेवास्तोपोल में 7 धमाके बैक टू बैक सुने गए हैं और क्रीमिया के सेवास्तोपोल को जिस तरीके से टारगेट किया गया है, आपको बता दें ब्लैक सी फ्लीट पर निशाना साधा गया है और सेवास्तोपोल में ब्लैक सी फ्लीट पर निशाना साधते हुए दावा यह कि शिपयार्ड को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि सेवास्तोपोल का ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया किस तरीके से धमाके की आवाजों से गूंजता रहा, क्योंकि एक के बाद एक 7 धमाके यहां पर सुने गए हैं। हालांकि यूक्रेनी हमले से अब सेवास्तोपोल भी दहल उठा है। एक और बड़ी खबर हमारे पास है, जहां आपको बताएंगे किस तरीके से यूक्रेनी हमले से सेवास्तोपोल दहल उठा है और ये सेवास्तोपोल की वो लोकेशन और साथ ही ब्लैक सी फ्लीट का वो शिपयार्ड जो टारगेट पर था। हालांकि ये देखिए यूक्रेनी हमले से सेवास्तोपोल को दहलाने की साजिश को लेकर किस तरीके से शिपयार्ड को निशाना बनाते हुए इस हमले को अंजाम दिया गया है, इस बारे में मेरे सहयोगी मनीष से मैं चर्चा करूंगी। क्योंकि मनीष, सेवास्तोपोल को टारगेट क्यों किया जा रहा है ये जानना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले सेवास्तोपोल में जबरदस्त तबाही की तस्वीरें भी जारी की गई हैं और यूक्रेन के अटैक में भयंकर नुकसान का यह दावा किया जा रहा है। सेवास्तोपोल अटैक के ये भयंकर वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं और सेवास्तोपोल में रूसी नेवल बेस को जिस तरीके से टारगेट किया गया है। मनीष, क्विक अपडेट इस बारे में आपसे चाहूंगी अब। बिल्कुल सुरभि, देखिए सेवास्तोपोल रूस के ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है। क्रीमिया की राजधानी भले ही सिम्फरोपोल है, लेकिन सेवास्तोपोल दरअसल क्रीमिया का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक और स्ट्रेटेजिक के हिसाब से महत्वपूर्ण शहर है। मैंने खुद वहां से जाकर कई बार रिपोर्टिंग की है और जब आप सेवास्तोपोल में जाते हैं तो वहां पर आप रूस की मिलिट्री पावर, खास करके नेवी पावर देखते हैं। वहां दर्जनों वॉरशिप मौजूद है और यह बात सच है कि चाहे मॉस्कोवा वॉरशिप पर अटैक की बात हो या मार्कोव वॉरशिप पर अटैक की बात हो, लगातार यूक्रेन की तरफ से सी ड्रोन के जरिए हमले किए गए थे। उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है, यहां तक कि कई बार सेवास्तोपोल से आगे बढ़कर क्रीमिया ब्रिज पर भी अटैक करने के लिए इसी रूट का इस्तेमाल होता है। तो सेवास्तोपोल पर अटैक करने के पीछे जो यूक्रेन का मकसद है वो ये दिखाना चाहता है कि देखिए क्रीमिया तक हमारी पहुंच है। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि 2014 में तब तक यूक्रेन के नेवी का हेडक्वार्टर होता था ये इलाका, तब बगैर एक गोली चलाए यूक्रेन की नेवी यहां से चली गई थी और तब उन्होंने खुद अपने जहाज को ब्लैक सी में डुबो दिया था ताकि वो रशियन नेवी के हाथ न लगे। जी, ये सबसे बड़ी खबर है जहां क्रीमिया पर हमला हुआ है और पुतिन अब क्या इसका बदला लेंगे, ये बड़ा सवाल है। हालांकि 3 तस्वीरें भी आपके सामने, सेवास्तोपोल में हुए 7 धमाकों के बाद ये दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। 10 मिसाइल से ये वार हुआ है, शिपयार्ड में लगी आग, आसपास के इलाके में दहशत और ये तस्वीरें जारी कर बड़े नुकसान का दावा भी किया गया है। लेकिन इस बीच आगे आपके सामने सेवास्तोपोल को किस तरीके से टारगेट किया गया मनीष ने बताया। लेकिन क्या रूस पर हमले अब न्यूक्लियर अटैक का सिग्नल है? ये एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है जिसके बारे में आगे डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ भी करेंगे चर्चा। क्योंकि क्या रूस पर हमले न्यूक्लियर अटैक का सिग्नल माना जाए? जानना यह भी जरूरी है कि क्या यूक्रेन के हमले रोकने में नाकामयाब पुतिन का अब सब्र भी टूटने वाला है और क्या पुतिन न्यूक्लियर बटन जल्द दबा सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं और क्या यूक्रेन युद्ध न्यूक्लियर अटैक से ही खत्म होगा? इस बारे में मैं अपने एक्सपर्ट्स को अब ज्वाइन करना चाहूंगी। सुधाकर सर, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या इग्नाइट हो चुकी है सिचुएशन इस लेवल तक कि यह कहना सही होगा कि पुतिन न्यूक्लियर बटन का इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं? सुरभि, बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को आपके शो में इनवाइट किया है और हमारे को पैनलिस्ट को शुभकामनाएं और व्यूअर्स को भी। जहां तक आपका सवाल है, मेरा जवाब है ना, इट्स टू अर्ली। एक्चुअली कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर 18-19 महीना हो चुका है, 1 साल और बढ़ने में कोई खतरा किसी को भी नहीं है। लड़ाई खिंचती जाएगी। मेरे अंदाज से ये लड़ाई का 3-4 रेड लाइन्स हैं जो प्यूटिन साहब के हिसाब के मुताबिक उनका जो रिएक्शन या रिस्पॉन्स मैट्रिक्स को एक्टिवेट करेंगे।
पहला रेड लाइन था उनका जो स्ट्रेटेजिक डिफेंसिव लाइन है, ये एक नहीं दो नहीं, वो 7 लाइन के डिफेंसिव लेयर्स हैं जो ईस्टर्न फ्लैंक ऊपर सुरमी से लेके नीचे क्रीमिया पेनिनसुला या आप लैंड ब्रिज तक जो वो खींच के रखे थे। ये 7 लाइन को जब ब्रिज करते हैं, जैसे जाफोरिजिया में ब्रिज किया है उन्होंने 2 लाइन, तीसरी लाइन पर अटक गए हैं, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव अटक गया है। जैसे ही तीसरी या चौथी लाइन ये करेंगे, ये रेड लाइन बन जाता है। इसी तरह वॉर एफर्ट यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव कमजोर होने के बाद ये एक संकेत है कि उनका लड़ाई का जो यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव कमजोर होने का दावा किया जाए, लेकिन ये बिग ऑफेंस का नतीजा मान सकते हैं कि अब इस तरीके से अटैक की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। हालांकि सेवास्तोपोल में हमले से क्रीमिया में जिस तरीके से हड़कंप मचा है, मैं जल्द आती हूं आपके पास। सर, एक और बड़ी खबर है, क्योंकि क्रीमिया से भारी संख्या में रूस अब लोग जा रहे हैं और ट्रैफिक बढ़ने से क्रीमिया ब्रिज पर भी लंबे जाम की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। क्रीमिया छोड़ रूस जा रहे हैं कई लोग, और ये देखिए तस्वीरें। अब लगातार बिगड़ रहे हालात के बाद ये तस्वीरें क्या सब बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। सेवास्तोपोल में हमले से क्रीमिया में भी अब हड़कंप मच चुका है। हालांकि मैं इस बारे में एक बार आपसे जवाब चाहूंगी यश सर, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस अगर इसकी समझी जाए सेवास्तोपोल की, तो क्या लगता है इसको देखते हुए टारगेट क्यों किया जा रहा है? देखिए सुरभि, ये क्लियर है कि रशिया बहुत बड़ी पावर है, यूक्रेन बहुत छोटा कंट्री है, उसका इतना असला भी नहीं है, इतनी फौज भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन ने पिछले 18 महीने से इसका मुकाबला किया है, तो वो देखते हैं ल्यूक्रेटिव टारगेट्स कहाँ। जैसे मॉस्कोवा को सिंक किया था, बहुत बड़ी खबर थी। अब वो जो है पहले क्रीमिया ब्रिज के ऊपर उन्होंने 1-2 बार अटैक किया, तो वो एम्युनिशन डाउन्स पे अटैक किया है, इनके हेडक्वार्टर्स को अटैक किया है। तो जो एक कमजोर कंट्री वो हमेशा देखता है कि भाई पावरफुल कंट्री के कौन सी ऐसी जगह है जहां पर वो वल्नरेबल है, जहां पर उसको अटैक करने से उसको दर्द भी होगा, नुकसान भी होगा। और सुरभि जो शिपयार्ड्स वगैरह होते हैं, वहाँ बहुत ज्यादा एम्युनिशन और बहुत ज्यादा ऑयल, बहुत ज्यादा इस प्रकार का सामान होता है कि आग बहुत जल्दी पकड़ते हैं, बहुत जल्दी पकड़ते हैं, और न्यूज भी बहुत बड़ी बनती है। तो ये जो है काफी हद तक, क्योंकि यूक्रेन के पास अमेरिकन इंटेलिजेंस है, सर्विलेंस है, रिकॉन्सेंस के हथियार हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनके पास जो डिप्लॉयड है, तो वो जो है काफी हद तक कई बार बड़े अच्छे टारगेट पिकअप करके जो है रशिया को हिट कर सकते हैं। यानी अभी तक जिस तरीके से सप्लाई लाइन को टारगेट किया जा रहा था, ये भी सेवास्तोपोल में टारगेट करते हुए शिपयार्ड खासतौर पर निशाना बनाया गया। रूस की राजधानी मॉस्को में हुए धमाके को लेकर बड़ी खबर है, क्योंकि ओस्टेनिकिनो टावर के नजदीक लगी आग की तस्वीरें जारी की गई हैं और टावर के नजदीक काले धुएं का गुबार भी नजर आ रहा है। हालांकि मॉस्को पर यूक्रेन के ड्रोन हमले की धमकी भी है। और जब जब बड़ी मुलाकात हुई है, तब तब बड़े हमलों को कैसे अंजाम दिया गया है। इंफॉर्मेशन वॉल पर देखिए किस तरीके से यूक्रेन के अटैक के साथ साथ रूस के अटैक की ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि किम जोंग के रूस दौरे के दौरान ही कीव ने ये जबरदस्त हमला बोला है। और जिस वक्त ये कीव में मुलाकात को लेकर ब्लिंकन के कीव के दौरे के दौरान रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, जब जब 2 बड़ी मुलाकातें हुई हैं, उस दौरान हमलों को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है। 6 सितंबर को अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन कीव पहुंचे थे और उस दौरान के हमले की यह तस्वीर आपके सामने। अब 7 सितंबर को रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया था और देखिए अब फिलहाल हालात है कि कल ही किम जोंग रूस पहुंचे हैं और आज क्रीमिया पर यह बड़ा अटैक हुआ है। हालांकि निप्रोपेट्रोव्स्क में यूक्रेनी फोर्स जिस तरीके से एक्टिव हो चुकी है, निप्रो नदी पर आगे बढ़ते यूक्रेनी सैनिक अब नजर आए हैं और ज़ेपोरिज़िया की ओर बढ़ते दिखे यूक्रेनी सैनिकों की यह तस्वीर देखिए। और रूस ने अब सेवास्तोपोल हमले का बदला ले लिया है। यूक्रेनी पोर्ट सिटी ओडेसा पर रूसी हमले को लेकर खबर आई। ओडेसा पोर्ट पर मिसाइल से अटैक की खबरें हैं। हमले के बाद पोर्ट के बड़े हिस्से में आग की खबर है। यूक्रेनी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का हमला, जहां रूसी सैन्य बेस पर लगी भीषण आग की ये तस्वीरें देखिए। शेलिंग होती रही, रूसी माइंस के जाल को भी तोड़ने की कोशिश हुई। तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने होंगी।
भी जहां लगातार हुए अटैक के बाद ये तस्वीरें जारी कर बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन इस बीच जिस तरीके से इन अटैक्स को अंजाम दिया गया है, यहां देखिए किस तरीके से यूक्रेनी सैनिकों की ये फोर्स एक्शन में नजर आई है और हमले के बाद पोर्ट पर हुए धमाके की ये तस्वीर। रूस ने सेवास्तोपोल हमले का बदला भी ले लिया है। रूसी माइंस के जाल को तोड़ने की जिस तरीके से कोशिश की गई, उसके तहत यह दावा किया गया कि किस तरीके से यूक्रेन की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड भी हमला करने में कामयाब रही है। वॉर जोन से आ रही एक और सबसे बड़ी खबर का हम रुख करने वाले हैं, जहां महायुद्ध का ये किम चैप्टर है। 33 देशों पर न्यूक्लियर संकट कैसे बढ़ता जा रहा है, महायुद्ध का किम चैप्टर, जहां सबसे पहले देखिए उत्तर कोरिया ने कैसे फिर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी और किम के रूस पहुंचते ही अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। मिसाइल टेस्ट के बाद जापान में इमरजेंसी अलर्ट है और जापान के अंदर हाई अलर्ट पर सेना है। कुछ इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होंगी। देखिए कैसे 10 दिन में 4 मिसाइल और एक न्यूक्लियर ड्रिल को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि 2023 के ये तमाम आंकड़े आपके सामने होंगे, जहां किस तरीके से लगातार नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। ये पहली खबर आपके सामने देखिए, 9 सितंबर 2023 को नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी। साथ ही 7 सितंबर 2023 को भी खबर आई, हीरो किम कोनोके न्यूक्लियर सबमरीन की लॉन्चिंग करते हुए दिखे। 2 सितंबर 2023 को टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले की ड्रिल हुई। वहीं 30 अगस्त को 2 छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स भी दागी गई। साथ ही खबर 19 जुलाई 2023 को भी आई थी, किस तरीके से न्यूक्लियर आईसीबीएम हुसोंग 18 का टेस्ट हुआ, जिसकी रेंज है पूरा अमेरिका। 19 फरवरी 2023 को न्यूक्लियर आईसीबीएम को लेकर खबर आई, हुसोंग 17 का ये टेस्ट था जिसकी रेंज है पूरा अमेरिका। तो 2006 से 2023 तक 6 न्यूक्लियर टेस्ट जिस तरीके से किए जा चुके हैं। आज के हालात में हो रही मुलाकात के बाद भी कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। एक क्विक जानकारी अभी तक की मुलाकात और डील को लेकर सबसे पहले मैं जरूर हमारे सहयोगी से लेना चाहूंगी, लेकिन किम के रूस दौरे के दौरान नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल आखिर क्यों फायर की है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्या बैलिस्टिक मिसाइल दागकर किम ने कोई संदेश देने की कोशिश की है, कोई मैसेज देने की कोशिश की, और क्या बैलिस्टिक मिसाइल दागकर किम ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है? मनीष, सबसे पहले इस मुलाकात पर एक क्विक अपडेट। बिल्कुल सुरभि, देखिए सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि किम जोंग उन और पुतिन के बीच जो मुलाकात चल रही थी वो मुलाकात खत्म हो गई है। और उसके बाद किम जोंग उन उस स्पेस सेंटर से अब वापस निकल गए हैं। लगभग 4 से 5 घंटे के बीच ये मुलाकात चली है और मुलाकात के तुरंत बाद क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि पुतिन और किम जोंग की मुलाकात बहुत सार्थक रही है। उनका कहना था कि किम जोंग का आना ही अपने आप में बड़ी बात है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस ने नॉर्थ कोरिया के साथ स्पेस कॉपरेशन का एग्रीमेंट किया है, यानी स्पेस को लेकर। और इसी वजह से आप देखें कि स्पेस बेस में उनको बुलाया गया था, वहां पर रॉकेट टेक्नोलॉजी दिखाई गई थी। किम जोंग उन खुद ही रॉकेट टेक्नोलॉजी को लेकर बेहद उत्साहित दिखे थे, कई तरह के सवाल कर रहे थे। और ऐसी स्थिति में रूस और उत्तर कोरिया के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी के नाम पर एग्रीमेंट हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर की जो बातें हैं कि क्या क्या एग्रीमेंट होगा, जिसमें तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर पार्टनरशिप। तो इस तरह के कॉपरेशन हुए हैं। एडवांस टेक्नोलॉजीज हो, न्यूक्लियर वेपन्स हो, आईसीबीएम इससे रिलेटेड जो भी है डील्स के तहत क्या बड़ी खबरें सामने आती है, मनीष इस बारे में आपसे चर्चा करूंगी। लेकिन पुतिन और किम के बीच अहम बातचीत अब खत्म हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमने आपको बताई। हालांकि रूस नॉर्थ कोरिया के बीच कई डील्स की खबरें भी आ रही हैं और किम को रूस से मिल सकती है मिसाइल टेक्निक। हालांकि पुतिन किम के बीच कई सीक्रेट डील्स की संभावनाएं तो जताई जा रही थी, लेकिन दुनिया की नजर है इस डील पर, क्योंकि यूक्रेन जंग के लिए किम भी अब हथियार दे सकते हैं। रिपोर्ट्स के जरिए ये कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। अशोक सर, आपके पास आना चाहूंगी। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है कोरिया और रशिया की रिलेशनशिप की, लेकिन ये इंपॉर्टेंस के साथ साथ आज के इस हालात में रशिया की सबसे बड़ी नीड है कि उसको वॉर सप्लाईज की अब जरूरत है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुरभि, जो इसमें अब रूस को अपनी म्यूनिशंस हैं, उसको अपने इक्विपमेंट है, उसकी आवश्यकता है। अब 1.5 साल से ऊपर ये जंग चल रहा है, युद्ध हो रहा है और उसकी भी जो अपना स्टॉक्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। हालांकि उसने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी है, जो मेरी समझ में आया है, जो मैंने बात की है लोगों से रूस में, तो कहते हैं 24/7 वहाँ की जो फैक्ट्रीज हैं, वहाँ की जो डिफेंस फैक्ट्रीज हैं 24/7 चल रही हैं। बहुत ही ज़्यादा वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रही हैं, परंतु फिर भी जिस प्रकार से उनका इस्तेमाल हो रहा है तो उनका काफ़ी डिप्लीशन हो रहा है। तो सबसे पहले तो नॉर्थ कोरिया, जो किम जोंग उन वहाँ पर आए हैं, एक तो जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक सिग्नलिंग है, ये एक मैसेजिंग है।
जो ये दोनों देश जो हैं, दोनों आइसोलेटेड देश हैं, नॉर्थ कोरिया भी आइसोलेटेड है, रूस भी बिल्कुल आइसोलेटेड है, तो ये दोनों साथ में आ रहे हैं और ये फिर एक दूसरे की सहायता करेंगे। और नॉर्थ कोरिया के पास तो काफी ऐसी चीजें हैं, टैंक्स हैं और एमिनिशन है जी, जो कि रूस को चाहिए, उसको वो यकीनन उसको वो प्रोवाइड कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन डील के तहत क्या सब कुछ सामने आएगा कि आखिर किस तरीके से दोनों के बीच बातचीत हुई है? रूस के साथ मजबूत संबंध पहली प्राथमिकता है। पुतिन से मुलाकात के दौरान किम की तरफ से ये कहा गया, रूस के सभी फैसलों पर नॉर्थ कोरिया की मुहर है और पुतिन के सभी फैसलों के साथ नॉर्थ कोरिया भी खड़ा है। हालांकि वोस्टोशनी में स्पेस पोर्ट पर पुतिन और किम की इस मुलाकात, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर दुनिया की नजर है और जिस तरीके से ये मुलाकात हो रही है, जिस वक्त में ये मुलाकात हो रही है, एक बड़ा संदेश देने की ये कोशिश। लेकिन अब ये 8 तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से इस पूरी बॉडी लैंग्वेज का जिक्र इसलिए किया क्योंकि पुतिन जिस तरीके से वेलकम करने के लिए किम को पहुंचे, किस तरीके से दोनों ने हाथ मिलाया, दोनों के बीच बैठक के दौरान की बॉडी लैंग्वेज, किम ने स्पेस पोर्ट में ही यहां पर मुलाकात आखिर क्यों की है और स्पेस पोर्ट में जिस तरीके से उनकी तरफ से डायरी पर यह नोट लिखा गया है, रॉकेट लॉन्च पैड भी उनको दिखाया गया और यहां तक कि अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानकारी उनको दी गई। हालांकि जिस ट्रेन से किम यहां पर पहुंचे हैं उसको लेकर तो तमाम बड़ी खबरें आती हैं, लेकिन जिस तरीके से रूस में किम का स्वागत हुआ है और पुतिन की तरफ से क्या बड़ी बातें फिलहाल इस मुलाकात के बाद भी कही गई हैं, क्योंकि पुतिन और किम की ये विध्वंसक जोड़ी है। पुतिन से हाथ मिलाया गया और आपने देखा कि किस तरीके से किम के साथ ये बैठक की तस्वीरें भी सामने आई उनकी तरफ से और ये देखा गया कि कैसे खुशी जाहिर की गई है। रूस ने इस मुलाकात के दौरान खुशी जाहिर करते हुए भी बड़ी बातें कही हैं। किम को रूस में देखकर बहुत खुशी हुई है और नॉर्थ कोरिया को सैटेलाइट बनाने में मदद की बात भी की जा रही है। हालांकि किम की रॉकेट टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी है और किम की स्पेस टेक्नोलॉजी विकसित करने में मदद की बात रूस कर रहा है। लेकिन नॉर्थ कोरिया की तरफ से क्या कहा गया? हमारी दोस्ती की जड़ें और गहरी हो रही है, रूस के साथ मजबूत संबंध ही हमारी पहली प्राथमिकता है और साथ ही साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में रूस के साथ, पुतिन के सभी फैसलों के साथ नॉर्थ कोरिया है। अपनी सुरक्षा के लिए रूस संघर्ष कर रहा है और दोनों देशों के संबंध अब नए स्तर पर ले जाए जाएंगे। एक और बड़ी खबर है, रूस में रॉकेट के लिए किम की दीवानगी भी नजर आई है। किम ने रॉकेट टेक्नोलॉजी समझने में जो रुचि दिखाई है, वो खास तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई, लेकिन वोस्टोशनी में स्पेस पोर्ट की खास चर्चा हो रही है और इसी खास चर्चा इसलिए क्योंकि इसका महत्व बहुत ज्यादा है। स्पेस पोर्ट विजिट में किम के साथ पुतिन भी मौजूद रहे और किम ने रॉकेट लॉन्च पैड का भी निरीक्षण किया है। अब ये 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से पुतिन और किम पूरे दिन साथ नजर आए हैं और स्पेस पोर्ट का जब दौरा किया गया, रॉकेट टेक्नोलॉजी को लेकर जो बात की गई है और जिस तरीके से रॉकेट लॉन्च पैड का भी रुख किया गया है। मनीष, एक क्विक अपडेट आपसे चाहूंगी, ये एक बड़ा संदेश तो देने की कोशिश कर दी गई कि सहयोग बढ़ता जा रहा है। देखिए, नॉर्थ कोरिया को अगर आप देखें तो वो अपने इंटर बैलिस्टिक मिसाइल के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि 15,000 किलोमीटर तक उनकी रेंज है। जिस तरीके से रूस में वो आए, व्लादिवोस्तोक के इकोनॉमिक फोरम में आना था, लेकिन मीटिंग की जगह कहाँ हुई? मीटिंग की जगह तय हुई रूस के उस स्पेस स्टेशन में जहां से रूस ने अपना लूनार मिशन लॉन्च किया था। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने उत्तर कोरिया को जो चाहिए था उसका उनको लोभ दिया। जिस तरीके से पुतिन उनको पैम्पर कर रहे हैं, जिस तरीके से वो नॉर्थ कोरिया को वो सपने दिखा रहे हैं कि अब आप भी एक दिन चांद पर अपना रॉकेट भेजोगे तो चलिए आप आ जाइए मेरे साथ। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि रूस नॉर्थ कोरिया का आने वाले दिनों में किस तरीके से इस्तेमाल करेगा और उसी के लिए रॉकेट टेक्नोलॉजी देने की बात है। रूस क्या दे सकता है यहाँ पर किम को और टेक्नोलॉजी के लिहाज से आपको लगता है कि रूस कुछ शेयर करने के लिए राजी भी होगा? अगर आपकी इजाजत है, मैं एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं जो आम व्यूअर्स वो शायद उसको पकड़ नहीं पाता है। जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है। G20 एक टर्निंग पॉइंट 21st सेंचुरी में माना नहीं जाता, एक्चुअली एक टर्निंग पॉइंट बन गया है। ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट एक केंद्र बिंदु हो चुका है ऑलरेडी और जो नया नैरेटिव ये बिल्ड होना शुरू हो गया है, एक आइडिया हमने पूरा विश्व को बताया है। इसी बैकड्रॉप के साथ अगर आप देखेंगे तो ये जो यूक्रेन रशिया लड़ाई में, ये नहीं कह रहा हूं कि लड़ाई अभी समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसका जो ग्रेविटी है और जो वेटेज है, वर्जन है, ये धीरे 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 इंडो पैसिफिक की तरफ शिफ्ट होने का संकेत मिल रहा है। अभी साउथ कोरिया, जापान और यूएस के बीच में जो ट्राइलैटरल एग्रीमेंट है, ये इसको काफी जस्टिफाई करता है। ये एग्रीमेंट के वजह से
कोरियन पेनिनसुला में जो मिलिटराइजेशन की एक्टिविटीज हैं ये बहुत मात्रा में देखने में मिले हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये जॉइंट कोलैबोरेटेड एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुए हैं, चाहे कोड के बीच में हो, ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट लाइन में, या जापान के पास हो, पिछले 3-6 महीने के अंदर ये एक संकेत देता है कि ये जो आप इस जापान सी या इस चाइना या साउथ चाइना सी में या ताइवान के ऊपर धीरे धीरे मिलिट्री सिग्नेचर ये ग्रेविटेट होने लगा है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हो सकता है जो हम सोच रहे हैं कि किम मिसाइल देंगे रशिया को, इसका उल्टा रशिया से किम को बहुत कुछ जरूरत है। आज उसका इकोनॉमी काफी कोलैप्स के बराबर हो चुका है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज वेरी हाई, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। हो सकता है, मेरे अंदाज से ये एक पर्सपेक्टिव है, वो गए हैं शायद दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन है सर, क्योंकि यहाँ पर दोनों को इस वक्त एक दूसरे की जरूरत है। उसी सैन्य ठिकानों पर हमले को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई, जहां यूक्रेन ने अब MLRS से हमला बोला है और यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स ने रॉकेट बरसाए हैं। यूक्रेन ने MLRS से कैसे वार किया, तस्वीरें आपके सामने। यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स ने रॉकेट बरसाए। तस्वीरें जारी कर बड़े दावे किए जा रहे हैं कि किस तरीके से कब्जा किया जा चुका है ज्यादातर इलाकों में, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें सामने आई हैं यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स की, क्योंकि बड़ा दावा किया गया कि कैसे रूसी सैन्य ठिकानों को टारगेट करते हुए ये वार किए जा रहे हैं और हेलीकॉप्टर्स के जरिए कैसे रॉकेट बरसाए गए। और यूक्रेनी ठिकाने पर आर्टिलरी अटैक को लेकर भी बड़ी खबर है, क्योंकि पुतिन की न्यूक्लियर चेतावनी को लेकर बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई हैं, लेकिन साथ ही ये जान लीजिए किस तरीके से अब अलग अलग टारगेट्स पर वार किया जा रहा है। और यूक्रेनी ठिकाने पर आर्टिलरी अटैक की ये तस्वीरें देखिए, जहां यूक्रेनी सेना के बंकर में भी भीषण हमला हुआ। 13 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर आई। बंकर में मौजूद 13 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। और मारेंका में रूसी टैंक का एक्शन देखिए, जहां यूक्रेनी पोजीशंस पर ताबड़तोड़ शेलिंग होती रही। गोलीबारी में यूक्रेनी बेस तबाह करने का दावा किया गया। और ये 3 खबरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से बड़े दावे किए जा रहे हैं टारगेट को लेकर। यूक्रेनी ठिकानों पर आर्टिलरी अटैक, रूसी सैन्य ठिकानों पर बड़ा वार, और साथ ही मारेंका की भी तस्वीरें आपने दिखाई, जहां यूक्रेनी पोजीशंस पर ताबड़तोड़ शेलिंग होती रही। और बखमुट में अब यूक्रेन को भारी नुकसान। एक और बड़ी खबर, बखमुट में 230 यूक्रेनी सैनिक हताहत हुए हैं। यूक्रेनी फोर्स की आर्टिलरी ग्रेनेड लॉन्चर को भी तबाह करने का दावा किया गया। आपको बता दें 22 आर्टिलरी सिस्टम, 15 ATGM नष्ट करने का दावा। साथ ही DPR पर यूक्रेन के 28 हमले नाकाम बताए जा रहे हैं। तो जिस तरीके से बखमुट पर कब्जे की ये जंग जारी है, बड़ी खबर और बड़े दावे कि किस तरीके से यूक्रेन को यहां भारी नुकसान हुआ है और 22 आर्टिलरी सिस्टम के साथ साथ 15 ATGM को भी नष्ट कर दिया गया और यूक्रेनी फोर्स की आर्टिलरी और ग्रेनेड लॉन्चर्स को तबाह कर दिया गया है। हालांकि यूक्रेन के 28 हमले नाकाम भी बताए जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करेंगे, क्योंकि बखमुट पर जारी इस जंग में दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं और रूस की तरफ से और यूक्रेन की तरफ से किए गए इस दावे को लेकर ही इंफॉर्मेशन वॉल पर बड़ी खबर, जहां यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव को फेल बता रहा है रूस और यूक्रेन का यह कहना है कि काउंटर ऑफेंस में वो बहुत हद तक कामयाब हो चुका है, कि रूसी जवानों को भी उस इलाके से खदेड़ने में वो कामयाब रहा। वहीं रूस की तरफ से दावा यह कि 24 घंटे में 230 यूक्रेनी सैनिक हताहत हुई हैं, जबकि यूक्रेन यह कह रहा है कि पूर्वी इलाके पर कब्जा और ज्यादा मजबूत हो चुका है, कि वो पूरा इलाका ही अब हासिल कर चुका है। रूस की
तरफ से दावा यह कि हमले की 28 कोशिशों को नाकाम कर दिया गया, जबकि यूक्रेन की तरफ से दावा यह कि 43 स्क्वायर किलोमीटर इलाका आजाद कराने में वो काउंटर ऑफेंसिव के तहत कामयाब रहे हैं। तो बखमुट पर कब्जे की इस जंग को लेकर ये जो दावे किए जा रहे हैं, अशोक सर एक क्विक अपडेट में इस पर आपसे चाहूंगी, क्योंकि इन दावों के तहत तस्वीरें तो जारी कर दी जाती हैं, लेकिन क्या अब ये माना जाए कि बहुत हद तक रूस भी कब्जे के साथ साथ गवर्न करने के लिए कुछ इलाकों में अब रेडी है? जी, वहां पर उसने अपने ये रेफरेंडम वगैरह भी कराए हैं, कुछ जगह पर इलेक्शंस भी कराए हैं, वहां पर अपना गवर्नेंस वो लगाना चाहता है, परंतु फिर भी अब इसको ये डबल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अटैक्स तो हो रहे हैं। यूक्रेन का ठीक है, वो कहता है जो काउंटर ऑफेंसिव फेल हो गया है, परंतु यूक्रेन भी एक संदेश देना चाहता है जो हम अभी भी अपने काउंटर ऑफेंसिव के लिए पूरी तरह लगे हुए हैं, अड़े हुए हैं। तभी ये देखिए सेवास्तोपोल में भी जो हुआ है, ये मतलब लोग नहीं सोचे जो हमारा काउंटर ऑफेंसिव फेल हो गया, हम हताश हो गए हैं, पीछे बैठ गए हैं। नहीं, हम रूस के अंदर जाकर रूस को वहां पर नुकसान पहुंचाएंगे, वहां पर मारेंगे। और जो बॉर्डर एरियाज हैं, जैसे आप बाखमुत का बता रहे हैं, वहां पर भी उनकी जो ज़पोरिजिया है, वहां पर भी उनकी लड़ाई चल रही है। तो अभी इतनी ज्यादा काउंटर ऑफेंसिव में उनको कोई सफलता नहीं मिल पाई है जितना कि वो सोच रहे थे या जितना कि पश्चिम देश सोच रहे थे, परंतु फिर भी लेकिन दावे सर बहुत किए जा रहे हैं। रूसी कब्जे वाले डोनेट्स्क में बड़ा हमला हुआ है और डीपीआर पर यूक्रेन के 41 ड्रोन अटैक को लेकर खबर आई। डीपीआर पर 4 हाइमार्स रॉकेट भी दागे गए हैं और खेरसों ज़पोरिजिया पर मिसाइल अटैक, सभी ड्रोन्स और मिसाइलों को हवा में नष्ट करने का रूस की तरफ से अब दावा किया जा रहा है। काउंटर ऑफेंस के तहत यूक्रेन दावे कर रहा है। 41 ड्रोन अटैक को लेकर ये इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरीके से अब इस रीजन की खास तौर पर बात करें तो डीपीआर में कोडेमा और लिपोवोय के साथ साथ क्लोनोवोय पर भी हमले के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन एक और खास तौर पर रीजन है वो है खेरसों, और खेरसों के साथ साथ देखिए किस तरीके से ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कब्जे की इस जंग में रोजाना बड़े बड़े वीडियो जारी कर दावे किए जा रहे हैं कि निकोलेवका पर भी मिसाइल अटैक अब हुआ है। और साथ ही खेरसों के साथ ही आगे बात करेंगे ज़पोरिजिया की, जहां पर यूक्रेन काउंटर ऑफेंस के तहत दावे कर रहा है कि वो कामयाब रहा है, क्योंकि यहां पर आश्रित वायु पर भी ड्रोन अटैक को लेकर खबर आई है। यश सर एक क्विक जानकारी इस बारे में, इसलिए क्योंकि 1 साल पहले भले ही ये खबर आई थी कि जिस तरीके से ज्यादातर इलाके पर रूस कब्जे की बात कर रहा है, उन इलाकों को बसाने के लिए उसने किम जोंग से उनकी लेबर मांगी है, उनके लोग मांगे हैं। तो क्या अब जो मुलाकात हो रही है उसमें भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं कुछ फैसले, जहां पर वो इन्हीं इलाकों को रूस बसाने की कोशिश करे? अब देखो सुरभि, किसी देश से कोई मतलब ये मुझे इतना प्रैक्टिकल नहीं लगता है कि नॉर्थ कोरिया का लेबर आके इनको बसाएगा। ये शहर बुरी तरह तबाह कर दिए है रशिया ने। बहुत कम लोग बचे हैं, जो थोड़े बहुत थे लोग वो निकल चुके हैं। तकरीबन 1-1.5 करोड़ लोग यूक्रेन छोड़ के पड़ोसी देशों में जाके बस चुके हैं। इस पूरी लड़ाई के अंदर जो है नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है यूक्रेन का, बट रशिया की भी बहुत कैजुअलिटीज हुई है, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई। और एक चीज तो खास तौर पे उभर के आई है कि जहां तक मिलिट्री एस्पेक्ट अगर देखें तो टैक्टिकल लेवल पे भी रशियन आर्मी ने काफी मार खाई है, और स्ट्रेटेजिक लेवल पे तो उनकी लीडरशिप की जो प्लानिंग है वो अगर आप शुरू से देखो कहां से कहां पहुंच गए हैं वो काफी हद तक जो है कमजोर नजर आई है। और पिछली बार तो ये लड़ाई में काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन का इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह रशिया ने मोर्चाबंदी कर रखी है। पूरे के पूरे इन इलाकों में उन्होंने बहुत गहरी जो है ट्रेंचेस डिग करके जो है तैयारी कर रखी थी। अगली जब मौसम ठीक होगा तो यूक्रेन जो है काउंटर ऑफेंसिव करेगा। तो कहीं ना कहीं लेटेस्ट वॉरफेयर भी हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ये फौजें जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो इसमें एक एट्रिशन वॉरफेयर है, इसमें ये लड़ाई ऐसी ही चलती रहेगी जब तक थोड़ा बहुत पुतिन जो है अपना स्टैंड डाउन थोड़ा कम नहीं करेंगे। और मिलिट्री डिक्टेटर्स का ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की चिंता बढ़ाने वाली ही अगली बड़ी खबर है, क्योंकि अगले 3 साल तक जारी रह सकता है युद्ध। लंबी चलेगी रूस यूक्रेन के बीच जंग। और रूसी सांसद ड्यूमा के डेप्यूटी चेयरमैन टोल्स्टॉय की तरफ से यह दावा किया जा रहा है, रूसी सेना का मकसद पूरा होने पर ही युद्ध खत्म होगा। अब लंबी लड़ाई के लिए यूक्रेन कितना तैयार है, यह एक सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि इस बारे में जानकारी आपके सामने, क्योंकि यूक्रेन को सैन्य मदद में अब तक करीब $100 बिलियन खर्च हो चुके हैं। और क्या पश्चिमी देश अगले 3 साल तक इतना भारी खर्च उठाने के लिए भी तैयार है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर यह युद्ध 3 साल तक और खिंचता है तो हालात को देखते हुए पश्चिमी देश किस हद तक यूक्रेन की मदद कर पाएंगे? सुधाकर सर, यही सबसे बड़ा सवाल। और हर रोज देखिए यूक्रेन को जिस तरीके से
मदद पहुंचाई जा रही है। अगले 3 साल में भी 3 साल की लड़ाई के लिए इतने सैनिक यूक्रेन आखिर कहां से लाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल। सुधाकर सर। तो बहुत जबरदस्त सवाल आप पूछ रहे हैं। मेरे विचार के मुताबिक स्टेप बाय स्टेप आप लीजिए। इसी साल 31 दिसंबर तक क्या परिस्थिति है। आज के दिन में मिड सितंबर है, सितंबर अक्टूबर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में दलदल शुरू हो गई थी। बरसात का समय, ऑटम सीजन, तो इसमें ना टैंक्स हिल सकते हैं ना इन्फेंट्री आगे की तरह एडवांस कर सकते हैं। मान लीजिए आप ये मान के चलिए वो क्लेम करते हैं काउंटर ऑफेंसिव सक्सेसफुल हुआ है। काउंटर ऑफेंसिव सिर्फ एक मुद्दा को लेके या एक कंपोनेंट को लेके सक्सेसफुल नहीं माना जाता है। इसमें एक इन्फेंट्री के कंपोनेंट, लैंड कंपोनेंट होता है, एक स्काई कंपोनेंट होता है, एक स्पेस होता है, एक सी कंपोनेंट होता है। ये जब 3-4 कंपोनेंट्स का जब एकजुट सिनर्जी होके सक्सेसफुल लिंक अप करते हैं ऑब्जेक्टिव, लैंड ऑब्जेक्टिव के ऊपर, तब जाके काउंटर ऑफेंसिव सक्सेसफुल माना जाता है। बिल्कुल पुतिन की अब ब्रिटेन यूक्रेन को बड़ी चेतावनी सामने आई है। परमाणु हमले के लिए उकसा रहा है ब्रिटेन। यूक्रेन के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले के लिए उकसाने की बात कही जा रही है और परमाणु संयंत्र के साथ साजिश ब्रिटेन कर रहा है। क्या पश्चिम को अंदाजा है वो किससे खेल रहा है? पुतिन की इस न्यूक्लियर चेतावनी को लेकर इंफॉर्मेशन वॉल पर भी बड़ी खबर आपके सामने, क्योंकि पुतिन ने यह दावा किया है कि रूसी न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की कोशिश की गई है और इस दावे में यह भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक का यह प्लान बनाया था। हालांकि यूक्रेन की स्पेशल फोर्स को ब्रिटिश अधिकारियों ने हमले की खास ट्रेनिंग भी दी है और अमेरिका के कहने पर ही ब्रिटेन ने हमले को लेकर यह पूरा प्लान तैयार किया है। महत्वपूर्ण यह है कि रूस को यूक्रेनी न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के लिए अब उकसाने की बात रूस कर रहा है। G20 समिट के दौरान चीन का ये हाई वोल्टेज ड्रामा, एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और मैं चाहूंगी कि वो तस्वीर दिखाएं। उससे पहले देखिए किस तरीके से चीन के इस मिस्ट्री बैग को लेकर आज ये सबसे बड़ी खबर आई कि कैसे होटल में चीन ने संदिग्ध बैग की जांच से ही इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर आई कैसे ताज पैलेस में चीनी डेलीगेशन के पास ये मिस्ट्री बैग नजर आया और बैग के असामान्य होने के बाद ही जांच की मांग भी की गई। लेकिन मिनिस्टर जिसका ये बैग है उसकी जांच क्यों नहीं कराई गई है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। चीन के सीक्रेट बैग से 12 घंटे तक सनसनी मची रही, जहां संदिग्ध बैग की जांच से ही इनकार के बाद शक और ज्यादा बढ़ता गया क्योंकि बैग में निगरानी उपकरण लाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि सीक्रेट बैग को बिना जांच के ही चीनी दूतावास पहुंचा दिया गया। अभी तक बैग को लेकर यह मिस्ट्री बनी हुई है। तो होटल में संदिग्ध बैग की जांच से इनकार को लेकर यह खबर आई। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबरें सामने आ रही है कि किस तरीके से इस बैग को बिना जांच के बाद ही अब चीनी दूतावास भेज दिया गया। G20 में इस रहस्यमय बैग को लेकर ही जानकारी अब आपके सामने, क्योंकि होटल ताज पैलेस में चीनी प्रतिनिधिमंडल के मिस्ट्री बैग से यह सनसनी फैल गई। डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल की वजह से बैग को अंदर ले जाने की परमिशन दे दी गई, लेकिन अब रूम विजिट के समय स्टाफ ने बैग में कुछ संदिग्ध चीज होने की जानकारी दी थी और चीन की तरफ से जो टीम थी बैग को स्कैन करने से ही उन्होंने मना कर दिया था। स्कैन कराने को लेकर भी यहां पर हालात लगातार बिगड़ते गए और तनाव बढ़ता गया। अब मिस्ट्री बैग में था क्या, यह एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि चीनी सूटकेस के अंदर की चीज रहस्यमय बनकर रह गई है। चीनी डेलीगेशन ने बिना जांच के बैग को चीनी दूतावास पहुंचा दिया और चीन के मिस्ट्री बैग में सर्विलांस सेटअप होने की आशंका जताई गई है। हालांकि सिक्योर कम्युनिकेशन को रोकने के लिए इस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है और सर्विलांस सेटअप का आमतौर पर जैमर के तौर पर ही इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके बाद कई बड़े सवाल हैं और उन्हीं सवालों पर अब नजर डालिए, क्योंकि चीनी डेलीगेशन को अपने बैग स्कैन से पास कराने में दिक्कत क्या थी, ये एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और G20 में क्या जासूसी की ये कोशिश की गई है? हालांकि इंफॉर्मेशन वॉल पर अब वही बड़े सवाल आपके सामने होंगे, जहां ये जानना सबसे जरूरी है कि चीनी डेलीगेशन को अपने बैग स्कैन कराने से दिक्कत क्या थी। और इस बात को लेकर अब और सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया, क्यों G20 में जासूसी करने के लिए सीक्रेट बैग लाया गया, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि चीन के सीक्रेट बैग में सर्विलांस सेटअप था, खबरें ये भी मिल रही है, रिपोर्ट्स के हवाले से यही फिलहाल स्पेक्यूलेट किया जा रहा है कि चीन के सीक्रेट बैग में सर्विलांस की चीजें थी और क्या चीन अब पूरे G20 के कम्युनिकेशन को ही रोकने की कोशिश के तहत कुछ करना चाहता था। हालांकि चीनी डेलीगेशन ने होटल में ये प्राइवेट इंटरनेट भी क्यों मांगा? अशोक सज्जन सर, ये एक और सबसे बड़ा सवाल और एक बार फिर से चीन पर ही सवालिया निशान। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुरभि। देखिए, जो प्राइवेट उन्होंने इंटरनेट कनेक्शन मांगा है वो तो मेरे ख्याल से काफ़ी मेरे विचार से रीजनेबल और नॉर्मल लगता है, क्योंकि अगर आप एक पब्लिक उस पर
आप एक्सचेंज करते हैं मैसेजेस वगैरह, तो उसको आप बहुत आराम से, आसानी से कोई भी उसमें स्नूप कर सकता है, कोई भी उनको पा सकता है। तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस होती हैं, एक्सचेंज होता है, दीज आर ऑल प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन। तो इसीलिए वो उन्होंने इंडिपेंडेंट कनेक्शन मांगा, इंडिविजुअल अपने लिए मांगा। तो आई थिंक देयर इज नथिंग सरप्राइजिंग अबाउट इट। दूसरा उनका जो बैग का है वो बिल्कुल देखिए, क्योंकि एक तरीका होता है सभी को अपने, ठीक है उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, अगर मिनिस्टर आए हैं उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, दे कैन गो। परंतु ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में हमेशा यही कहा जाता है दैट एवरीवन जो बेसिक सेंडिंग इट थ्रू जो आपके वो स्कैनर्स हैं उसके थ्रू आपको भेजने पड़ते हैं सब बैग्स, एंड ऑल डेलीगेशन सब इसको ऑब्जर्व करती हैं। प्रोटोकॉल एंड देयर इज अ सिक्योरिटी चेक सर, लेकिन चीन की तरफ से किए गए इस हरकत पर अब सवाल जरूर उठ रहे हैं।